सॉल्युबिलिटी। क्या होती है सॉल्युबिलिटी? इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मीन्स कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए को हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? अ सॉल्यूशन in which no more solute can be dissolved in a specified amount of solvent at constant temperature and pressure। सॉल्यूशन जिसमें कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में एक पर्टिकुलर अमाउंट तक ही सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं, उससे ज्यादा सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व नहीं हो सकता। ऐसे सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर? सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी सब्सटेंस तीन मुख्य फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। वो फैक्टर्स हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट पर कैसे डिपेंड करती है, इसे हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिनोमिना लाइक डिसॉल्व लाइक। ओके। सेकेंड फैक्टर है टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ कैसे घटती या बढ़ती है, इसे हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ली चैटेलियर प्रिंसिपल। और तीसरा फैक्टर है प्रेशर। प्रेशर के साथ सॉल्युबिलिटी का इफेक्ट हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हेनरी लॉ। क्लियर? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। क्या होती है? इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड इन ग्राम which dissolve in specified amount of solvent at constant temperature and pressure to form saturated solution। Means अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए किसी सॉल्वेंट के फिक्स अमाउंट में कितना मैक्सिमम सॉल्यूट हम डिसॉल्व कर सकते हैं एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर, उसी को हम क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी। सॉलिड की सॉल्युबिलिटी तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जिसमें पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जैसा कि हम जानते हैं एक टर्म होती है लाइक डिसॉल्व लाइक। मीन्स पोलर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन polar solvent and non-polar solute can be dissolved in non-polar solvent। कोई भी सॉल्यूट जब ही किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर सेम होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वह डिसॉल्व हो जाता है, अगर हम ऑयल को वाटर में डिसॉल्व करें तो वो डिसॉल्व नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सॉल्ट और वाटर का नेचर सेम होता है। सॉल्ट और वाटर दोनों ही क्या है? पोलर हैं। दोनों ही कैसे हैं? पोलर इन नेचर। इसीलिए सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। वहीं जब ऑयल को हम डिसॉल्व करते हैं तो यह डिसॉल्व नहीं होता, क्योंकि ऑयल नॉन पोलर होता है और वाटर पोलर होता है। चूंकि ऑयल नॉन पोलर है तो इसे डिसॉल्व करने के लिए क्या चाहिए हमें? नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट के एग्जांपल्स क्या हैं? एग्जांपल ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट
क्या है? बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, टॉलिन, एक्सेट्रा। क्लियर? दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। सॉलिड की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो सकती है और डिक्रीज भी। यह डिपेंड करता है कि डिसोल्यूशन का प्रोसेस कैसा है। डिसोल्यूशन क्या है? डिसोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है? When a solid dissolve in liquid, particle of solid goes into the liquid. Due to that, concentration of solid increases. This process is known as dissolution. मतलब जब हम किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो सॉलिड के जो पार्टिकल हैं वो क्या होते हैं? लिक्विड में घुलने लगते हैं, जिससे क्या होगा? सॉलिड की कंसंट्रेशन लिक्विड में इंक्रीज होने लगेगी और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिसॉल्यूशन। डिसॉल्यूशन का प्रोसेस दो तरह का होता है। पहला है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या है? एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब है डेल्टा एच यानी एंथैल्पी चेंज ग्रेटर देन 0 और डेल्टा एच शुड बी पॉजिटिव। अकॉर्डिंग टू ली चैटलिया प्रिंसिपल, एंडोथर्मिक प्रोसेस फेवर्स हाई टेम्परेचर। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब है अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो डिसॉल्यूशन क्या होगा? डिसॉल्यूशन भी इंक्रीज होगा। डिसॉल्यूशन इंक्रीज होगा इसका मतलब क्या है? सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने पर इंक्रीज करेगी, मतलब सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज करेगी। तो हम क्या कह सकते हैं? फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? टेम्परेचर की। एंडोथर्मिक प्रोसेस के कुछ एग्जांपल्स हैं जो हैं अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, एक्सेट्रा। ओके। सेकेंड प्रोसेस है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का क्या मतलब है? डेल्टा एच यानी एंथैल्पी चेंज क्या होगी? लेस देन 0 और डेल्टा एच क्या होगी? नेगेटिव। अकॉर्डिंग टू ली चैटलिया प्रिंसिपल, एक्सोथर्मिक प्रोसेस फेवर्स लो टेम्परेचर। मीन्स टेम्परेचर बढ़ेगा, डिसॉल्यूशन घटेगा। क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिसॉल्यूशन क्या होगा? डिक्रीज होगा। और डिसॉल्यूशन डिक्रीज होगा इट मीन्स सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए क्या कह सकते हैं? सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? टेम्परेचर के लिए। इसके एग्जांपल्स हैं लिथियम सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट। क्लियर?
थर्ड फैक्टर है प्रेशर. सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड in liquid remains unaffected by the change of in pressure. मतलब प्रेशर बढ़ाने या घटाने से सॉल्युबिलिटी और सॉलिड एंड लिक्विड पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, जिससे प्रेशर इंक्रीज करने पर सॉलिड के पार्टिकल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. इसीलिए प्रेशर के चेंज करने पर सॉलिड की सॉल्युबिलिटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. क्लियर? हमारा अगला टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड. सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होती है? जैसा हमने सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड के लिए पढ़ा था, ठीक उसी तरह से हम इसे भी डिफाइन कर सकते हैं. और ये क्या है? इट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस इन ml which dissolve in unit volume of the liquid to form a saturated solution at particular temperature. मीन्स किसी लिक्विड के 1 लीटर में कितने ml गैस के डिजोल्व हैं, उसी को हम उस लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी कहते हैं. क्लियर? किसी लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी भी 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जिसमें पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. जैसा हमने सॉल्युबिलिटी और सॉलिड एंड लिक्विड के लिए पढ़ा था, वैसे ही सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पर गैस की सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है. अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर सेम है तो सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, और अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर डिफरेंट होगा तो या तो वो सॉल्युबल ही नहीं होगा या फिर उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी. फॉर एग्जाम्पल, gases like hydrogen, oxygen and nitrogen are non-polar in nature. Non-polar in nature. So they are less soluble in water. गैसेस जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, ये कैसे होते हैं? नॉन पोलर. वाटर क्या होता है? पोलर. इसीलिए इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में कम होती है. और गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड अमोनिया आर polar in nature. So they react with water to form H2CO3, H2SO3 and NH4OH simultaneously. गैसेस जैसे CO2, SO2 और अमोनिया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और अमोनिया कैसे होते हैं? पोलर इन नेचर. वाटर भी क्या है? पोलर है. तो ये पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है? H2CO3. ये क्या है? कार्बोनिक एसिड. H2SO3 क्या है? सल्फ्यूरस एसिड. और NH4OH क्या होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड. क्लियर? सेकंड फैक्टर है टेम्परेचर. टेम्परेचर का इफेक्ट गैस की सॉल्युबिलिटी पर कैसे पड़ता है वो देखते हैं. अगर हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के लिए इक्वेशन लिखें तो क्या होगी? गैस प्लस सॉल्वेंट क्या बनाएंगे? सॉल्यूशन. और क्या होगा? प्लस हीट. जब गैस सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगी तो सॉल्यूशन के साथ साथ क्या होगा? हीट भी रिलीज होती है.
और जिस प्रोसेस में हीट रिलीज होती है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और हम जब सॉलिबिलिटी और सॉलिड इन लिक्विड पढ़ रहे थे तब हम इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या करता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस फेवर्स लो टेम्परेचर। मीन्स अगर रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है, मतलब गैस और सॉल्वेंट आपस में रिएक्ट करके सॉल्यूशन बनाएंगे, तभी तो वो रिएक्शन क्या होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो अगर इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है तो टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? लो। तो हम क्या कह सकते हैं? तो हम ये कह सकते हैं कि द सॉल्युबिलिटी of a gas in a liquid decreases with increase in temperature। एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए क्या होगा? अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो इस प्रोसेस के लिए सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होगा? सॉल्युबिलिटी क्योंकि टेम्परेचर के साथ डिक्रीज हो रही है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। क्लियर? थर्ड इफेक्ट है प्रेशर। किसी गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में प्रेशर बढ़ाने से बढ़ जाती है। तो अगर हम प्रेशर और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के बीच में कोई रिलेशन लिखे तो वो क्या होगी? M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। और वो भी कब? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके प्रेशर के। और M क्या है? मास ऑफ गैस, जो कि क्या है? लिक्विड में डिसॉल्व होगा। अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी M इक्वल्स टू Kp। इसे कहते हैं इक्वेशन 1, वेयर M क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। P क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। और K क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ओके, अगर हम इस इक्वेशन में m को मोल फ्रैक्शन से रिप्लेस कर दें तो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इफ वी रिप्लेस m with mole fraction then equation 1 becomes m की जगह क्या आ जाएगा? मोल फ्रैक्शन काई इक्वल्स टू k इंटू पी। और अगर हम k को लेफ्ट हैंड साइड पर ले आए तो क्या होगा? p इक्वल्स टू 1 अपॉन k इंटू मोल फ्रैक्शन। और ये 1 अपॉन k किसके बराबर होता है? 1 अपॉन k बराबर होता है किसके? KH के। तो ये इक्वेशन बन जाएगी P इक्वल्स टू KH इंटू काई, यानी मोल फ्रैक्शन। इसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? हेनरी लॉ इक्वेशन। ओके, और यहाँ KH क्या है? KH क्या होता है? हेनरी कांस्टेंट। क्लियर? तो हम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हेनरी लॉ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हेनरी लॉ को हम डिफाइन कर सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन वेपर फेज, जिसे हम P से डिनोट करते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? P इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन।
ये है हेनरी लॉ। अगर हम इस इक्वेशन के लिए पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच ग्राफ बनाए तो क्या होगा? ये पार्शियल प्रेशर हम ले रहे हैं वाई एक्सिस पर और मोल फ्रैक्शन ले रहे हैं हम एक्स एक्सिस पर। तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें और इस इक्वेशन को फिर से लिख लेते हैं, P इक्वल्स टू के एच एक्स, और इस इक्वेशन को अगर हम लीनियर इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? यहां पर क्या है? कुछ नहीं है, तो हम यहां लिख सकते हैं 0। तो y एक्सिस पर हमने क्या लिया है? पार्शियल प्रेशर, और x एक्सिस पर हमने क्या लिया है? मोल फ्रैक्शन। तो c क्या होता है यहां पर? इंटरसेप्ट। c क्या है? इंटरसेप्ट, जिसकी वैल्यू क्या है? 0। और m क्या होता है? स्लोप, और स्लोप किसके बराबर है इसमें? हेनरी कांस्टेंट के बराबर। तो जब इंटरसेप्ट 0 होता है और जो क्वांटिटी y और x एक्सिस पर है उनके बीच का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है, तो क्या करते हैं? ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, तो पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच का जो ग्राफ होगा वो ये बनेगा। क्लियर? अगला टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, जिसमें पहला एप्लीकेशन है टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 गैस इन सॉफ्ट ड्रिंक्स और सोडा वाटर। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि हाई प्रेशर पर गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। सेकेंड एप्लीकेशन है ऑक्सीजन यूज बाय स्क्यूबा डाइवर्स इज डाइल्यूटेड विद हीलियम टू रिड्यूस द पेनफुल कंडीशन डीकम्प्रेशन सिकनेस आल्सो नोन एज द बैंड्स। क्या मतलब है इसका? जब स्क्यूबा डाइवर्स सी में नीचे जाते हैं तो वहां प्रेशर ज्यादा होता है, जिससे N2 गैस या नाइट्रोजन गैस उनके ब्लड स्ट्रीम में ज्यादा सॉल्युबल हो जाती है, और जब डाइवर्स सी की सरफेस पर वापस आ रहा होता है तो प्रेशर तेजी से डिक्रीज होता है। प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से उनके ब्लड और टिश्यू में नाइट्रोजन के बबल्स बनने लगते हैं, और नाइट्रोजन के बबल बनने से बहुत तेज पेन होता है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक कंडीशन होती है। इसी कंडीशन को हम डीकम्प्रेशन सिकनेस और द बैंड्स कहते हैं। ओके, थर्ड एप्लीकेशन है क्लाइंबर्स विच हैव टू क्लाइंब टू हाई एल्टीट्यूड कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर अलोंग विद। इसका क्या मतलब है? ऐसा क्यों करना पड़ता है कि जब वे हाई एल्टीट्यूड पर क्लाइंब करते हैं तो उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करना पड़ता है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर भी कम हो जाता है। और अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, जब किसी गैस का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाती है। इसी रीजन की वजह से हाई एल्टीट्यूड पर क्लाइंबर्स के ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो क्लाइंबर्स को वीकनेस और इम्पेयर थिंकिंग, मतलब सोचने या समझने की दिक्कत आती है। इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हाइपोक्सिया कहते हैं। ओके, तो यही रीजन है कि जब क्लाइंबर्स ऊंचाई पर क्लाइंब करते हैं तो वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर को कैरी करते हैं। ये हेनरी लॉ की कुछ लिमिटेशंस हैं, जिसमें पहली लिमिटेशन है दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू गैसेस ओनली अंडर आइडियल कंडीशन। क्या मतलब है इस बात का? सबसे पहली बात तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? गैसेस के लिए। दूसरा, ये जब ही एप्लीकेबल होगा जब सिस्टम क्या होगा? इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। किसमें होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। क्लियर? सेकेंड लिमिटेशन है द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस शुड नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट इन द सॉल्यूशन। अभी हमने पढ़ा था कुछ गैसेस ऐसी होती है जो सॉल्वेंट के साथ, यानी कि हम कह सकते हैं वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती हैं? प्रोडक्ट बना लेती हैं। जैसे अमोनिया है, अमोनिया क्या है? गैस। ये रिएक्ट करेगी किसके साथ? वाटर के साथ, और क्या बना लेगी? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ऐसी गैस जो सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर जाती है, ये उन गैसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। थर्ड लिमिटेशन है दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन गैसेस आर प्लेस्ड अंडर एक्सट्रीमली हाई प्रेशर। एक्सट्रीमली हाई प्रेशर पर ये गैसेस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। क्यों?
क्योंकि जितना ज्यादा प्रेशर इंक्रीज होगा गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में इंक्रीज हो जाएगी, और हाई कंसंट्रेशन या हाई सॉल्युबिलिटी किसी गैस की भी क्या होती है, हार्मफुल होती है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि हेनरी लॉ पे किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन है द KH यानी हेनरी कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर इज 4.34 into 10 to the power 4 atmosphere at 25 degree centigrade. If partial pressure of oxygen in air is 0.2 atm, calculate the concentration of dissolved oxygen in water in equilibrium with air at 25 degree centigrade. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, सबसे पहले गिवन लिखेंगे। हमें क्या दिया है, KH यानी हेनरी कांस्टेंट कितना है 4.34 into 10 to the power 4 atm, और क्या दिया है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना है 0.2 atm, और कैलकुलेट क्या करना है हमें, कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन। कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की हमें कैलकुलेट करनी है वाटर में, तो हमें इसमें कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन किस में डिसॉल्व है, वाटर में। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने होंगे, 1 लीटर वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं 55.5। तो हमारे पास जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करेंगे, और जब हम मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट कर लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन को भी कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, P इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन या काई। क्योंकि हम ऑक्सीजन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे PO2, और इसे भी हम क्या कर लेंगे XO2। तो यहाँ से हमें XO2 को कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा PO2 अपॉन KH। PO2 की वैल्यू कितनी है 0.2 और KH की वैल्यू है 4.34 इंटू 10 की पावर 4। इसे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 4.6 इंटू 10 टू द पावर -6। मोल फ्रैक्शन हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो मोल फ्रैक्शन से हम क्या निकालेंगे अब, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जो कि क्या हो जाएगा NO2 प्लस NH2O। इस इक्वेशन को और इजी करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि NH2O यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अगर वाटर के नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स से बहुत ज्यादा है तो हम क्या कर सकते हैं, NH2 के कंपैरिजन NO2 को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, XO2 बराबर NO2 अपॉन NH2O। तो NO2 क्या हो जाएगा XO2 इंटू NH2O। XO2 की वैल्यू कितनी है 4.6 इंटू 10 की पावर -6, और NH2 की वैल्यू कितनी है 55.5। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2.55 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल। क्लियर?